गैल्वोमीटर बेसिकली करंट मेजरमेंट के लिए। अब होता क्या है इसमें, देखो ये देख रहे हो, ये दो नॉब हैं, यहाँ से ये सर्किट ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो इसमें होता क्या है कि इसे जरा जूम करते हैं हम लोग। जिस करंट को सर्किट में जिस करंट को मेजर करना होता है उसको इसके थ्रू पास करवाते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो सर्किट को उसमें से कट करके यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जो करंट उस सर्किट में पास होनी है वो इस कॉइल के थ्रू पास होती है। अब देखिएगा, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ऐसे लूप है ना, ये नंबर ऑफ वाइंडिंग्स है उसकी, है ना। और ये कोर कहलाता है। ये बेसिकली अगर आप इसमें देखें इस पिक्चर में, तो ये सिलिंड्रिकल कोर है, ये ऐसे फेस, और ये वाइंडिंग उस पे लगी हुई है। वहां से दो वायर निकल रहे हैं, और तो जिस करंट को मेजर करना है ना उस वायर में भेजिए। तो ये वाइंडिंग जो है ना, ये जो लूप है, ये करंट कैरिंग लूप बन जाएगा। तो इसके थ्रू ये करंट पास होगी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब ये वाइंडिंग में करंट जा रही है तो ये करंट कैरिंग लूप बन गया, डाइपोल बन गया, ये तो बन गया ना डाइपोल। अब इस डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया है। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन सा जो है, ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट कहलाता है। इसका जो ये फेस है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखिए सिलिंड्रिकल कट है ये, है ना। ये नॉर्थ और साउथ ये पोल है इसके। बहुत स्ट्रांग मैग्नेट होता है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया गया है, ठीक है। अब ये मैग्नेट से इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के थ्रू पास हो रही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। क्यों ऐसा कर देते हैं उसका रीजन मैं बताऊंगा अभी। लेकिन ये आप जान रहे हो, नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड जाएंगे, ठीक। अब ये रेडियल फील्ड ऐसे क्या होता है ना, कि ऐसे प्लेन फेस रखते हैं ना आप नॉर्थ और साउथ, तो यूनिफॉर्म फील्ड जाती। लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है रेडियल फील्ड ऐसे। तो इसीलिए सिलिंड्रिकल फेस देते हैं इसका। अब क्यों रिक्वायर्ड होता है रेडियल फील्ड, ये आगे की बात है। फिलहाल अभी तो इतना जाने ना, मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें ये लूप लगा हुआ है। अब आप देखो, ये करंट कैरिंग लूप है तो क्या होगा बताओ, ये तो डाइपोल है, और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, इस पे टॉर्क आएगा। अब टॉर्क आएगा तो ये घूमेगा। अच्छा, टॉर्क किस हिसाब से आएगा, वो एम क्रॉस बी, अभी आपने देखा था पहले वाला भी रिकॉल करा रहे थे। तो वो एम क्रॉस बी, और एम में क्या होता है, करंट, आई है, तो वही वाली तो करंट है ना। तो जितनी करंट उतना टॉर्क, उतना मैग्नेटिक मोमेंट उतना टॉर्क। तो उस हिसाब से करंट के हिसाब से टॉर्क आएगा यहाँ पे। अब टॉर्क क्या करता है, इसे घुमाना शुरू करता है। करंट के कारण ये घूमना शुरू कर दिया ये डाइपोल इसमें। अब ये जब घूमेगा तो जानते हो, ये जिस कोर पे लगा हुआ है, वाइंडिंग की गई है, बांध दी गई है कस के, तो वो कोर को लेके घूमेगा। ये पूरा कोर ऐसे घूमता है ये है ना, ऐसे देखिए, ये जो कोर है ये पूरा ऐसे घूमने लगता है। और ध्यान दीजिएगा, इससे एक बार ऐसे निकाल के इसमें पॉइंटर बांध दिया गया सेंटर पे। इसके सेंटर, इसका एक्सिस है ना इस सिलेंडर का, उस पे ये पॉइंटर बांध दिया गया है। तो होगा क्या कि ये जो पॉइंटर है, जब ये घूमेगा तो ये पॉइंटर चलेगा ऐसे। अब चलेगा तो रीडिंग पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक स्केल बना लेते हैं, और उस पे ये पॉइंटर जैसे करंट जाएगी उस हिसाब से पॉइंटर चलेगा और रीड करने लगेगा। इतनी बात समझ में आई टेक्निकलिटी। अच्छा, अब क्या होगा, अब देखो खाली चलाने से नहीं होता है काम। अब इसमें क्या है कि इसमें कैलिब्रेशन होता है। एक टर्म होता है जिसे बोलते हैं कैलिब्रेशन, मतलब स्केल पे निशान बनाना। अब निशान कैसे बनाएंगे, चलो पॉइंटर चल गया, तो क्या होता है कि जैसे इसमें करंट आपने पास कराया, तो 1 एम्पियर की करंट पास कराओ, तो वो जितना डिफ्लेक्शन देगा, है ना, वहां पे 1 लिख दिया। ये कैलिब्रेशन हो रहा है शुरू में, नॉन करंट पास करवाएंगे। फिर जैसे 2 एम्पियर की करंट पास करवा दिया, तो वो आगे बढ़ जाएगा। तो जहां तक पहुंचा, जनरली वो डबल हो जाएगा, जैसे 1 से 2 हुआ या 3 हुआ, तो दुगना तिगुना होता जाएगा डिफ्लेक्शन भी। तो वहां पे ऐसे ऐसे करके डिफरेंट करंट पास करवा के पूरा स्केल कैलिब्रेट कर देते हैं, निशान बना लेते हैं। अब वो बन गया, तैयार हो गया इंस्ट्रूमेंट लगभग, है ना। तो उसमें क्या होगा कि निशान बन गए। अब क्या होगा कि जैसे कोई अननोन करंट अब जब आप पास करवाओगे इसमें, तो मान लो 1.5 एम्पियर की करंट है आप जो भेज रहे हैं, तो वो अपने आप जो है पॉइंटर 1.5 पे आ जाएगा, आप रीड कर लो। अच्छा, जब आपने ये बना लिया और यहाँ पे स्केल में यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी समझ रहे हैं, यूनिफॉर्म कैलिब्रेशन, जानते हैं यूनिफॉर्म कैलिब्रेशन क्यों मैं बोल रहा हूँ। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं आप देखिएगा, उसमें कैलिब्रेशन जो है, वो डिस्टेंस जो है वो इक्वी डिस्टेंट नहीं होते हैं। वो कम से ज्यादा या ज्यादा से कम की तरफ जाने लगते हैं, मतलब कभी दूर दूर होगा, कभी पास होता जाएगा। वो नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है। कुछ ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे अभी जो हट गया है केस, वो कौन सा टेंजेंट गैल्वोमीटर, उसमें ऐसे ही होता था, नॉन यूनिफॉर्मिटी। ये मैं बताता हूँ कारण इसका। होता क्या है
कि अभी आप देखो पूरा, अभी टेक्निकलिटी हम लोग मैथमेटिकल तरीके से भी देखेंगे, लेकिन ऐसी जितनी बातें आप जबानी समझ सकते हो वो आप समझ लो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैथमेटिक्स तो कर ही लेंगे हम लोग। अब मैथमेटिक्स से चीजें समझने में फिर आपको वो कॉन्सेप्ट फिजिकली आप नहीं समझ पाते हो, ठीक, ऐसे ही आप समझ लेंगे। इतना इतना दिमाग आपको दिया है भगवान ने, मुझे विश्वास हो चुका है अब तक, है ना, कि आप समझ ले, तभी तो मैं समझा देता हूँ ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्शन हो रहा है तो आप कैलिब्रेट करो, सारे इंस्ट्रूमेंट में ऐसे ही किया जाता है, जितने भी ये इस टाइप के होते हैं। अच्छा ठीक है, अब कैलिब्रेशन हुआ तो उसमें एक चीज और ध्यान देनी है, वो ये है कि यार एक चीज आपके दिमाग में फिर आनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था मुझसे, वो ये है कि जब इसमें करंट पास होगी तो टॉर्क लग गया तो घुमाता चला जाएगा। फैक्ट ये है कि वो कॉइल को ऐसे घुमाता चला जाएगा। अभी तो कैलिब्रेशन की हम बात कर रहे थे, अभी मैं बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्मिटी या यूनिफॉर्मिटी की बात आ जाएगी, लेकिन पहले देखो, ये सोचो ये घुमाता चला जाएगा, ये क्रू, अरे जब तक पॉइंटर रुकेगा नहीं तब तक हम निशान कैसे बनाएंगे और कैसे उस पर रीडिंग लेंगे? अरे कहीं जाके रुकना तो चाहिए उसे, तो रुकने का भी तो इंतजाम करना है, हमने तो यही पढ़ा है उस पर टॉर्क लगेगा घुमाता जाएगा। तो रुकने का इंतजाम जानते हैं कैसे? यस, इसमें देखिए इंतजाम, ये देखिए एक स्प्रिंग लगी है, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए एक स्पाइरल स्प्रिंग है, इसका महत्व है। ये क्या होगा कि स्पाइरल स्प्रिंग जो है जब ये घूमना शुरू करता है तो स्प्रिंग उल्टी लगी हुई है, तो इसमें स्प्रिंग जो है टॉट होने लगती है। जैसे ये ऐसे चलेगा ना तो स्प्रिंग जो है टॉट होने लगेगी और खींचने लगेगी, और खींचेगी तो उल्टा टॉर्क क्रिएट करेगी, इसका विरोध करेगी। स्प्रिंग इसीलिए होता है। अब जैसे मान ले कोई बॉडी को आप इसे पुश कर रहे हो, तो पुश करोगे, अगर फोर्स लगाए रहोगे तो चलता चला जाएगा। आपको कहीं जाकर रोकना है भाई, ये आपके फोर्स के हिसाब से कहीं जाकर रुके, जैसे मेजरमेंट आप खुद ही महसूस करो, टेक्निकली आप खुद सोचो कि जैसे मान लें वो नहीं होता है वो मेले वेले में जो है लगता है जैसे आप स्ट्रेंथ अपनी नाप रहे हैं, ऐसे वो एक मशीन आती है, वो पुश करके या खींच के ऐसे स्ट्रेंथ नापना, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो स्प्रिंग वाली मशीन। आप छोड़िए ये जो वेइंग मशीन होती है उसमें भी तो स्प्रिंग हम लोगों ने पढ़ा ही है, स्प्रिंग क्यों लगा देते हैं भाई? स्प्रिंग उसे रोकेगा ना कहीं जाके, कहीं रोकेगा, स्प्रिंग नहीं लगा हो तो कैसे वेइंग मशीन बनेगी? है? कहीं तो रुके, तो उसमें ये मैं कह रहा था कि जैसे मान लें यहाँ पे कोई बॉडी है, उस पे आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, एक आप और एक आपका और दोस्त है जो अक्सर आपको मारपीट देता है, मतलब वो स्ट्रांग होगा आपसे, है ना, आजकल के दोस्त ऐसे ही तो होते हैं। ठीक, तो आप जो है आप कम स्ट्रेंथ लगा पा रहे हो, वो ज्यादा कैसे मेजर होगा? सामने से क्या करो, अगर फोर्स आप लगाओगे तो बॉडी तो चलती चली जाएगी, तो उसे मेजरमेंट के लिए क्या होगा, कितना पुश कर दिया आपने, इसके लिए सामने एक स्प्रिंग लगाएंगे, तो स्प्रिंग क्या होगा, अगर आपका फोर्स कम है तो वो जल्दी से बैलेंस कर देगा उसे, उधर से फोर्स कंप्रेस होगा तो क्या होगा, फोर्स जो है उल्टा लगाएगा ना, तो बैलेंस कर देगा। तो कम डिस्प्लेसमेंट में ही, कम कंप्रेशन में ही फोर्स बैलेंस हो जाएगा, और ज्यादा फोर्स है तो वो ज्यादा दूर तक चलता चला जाएगा ना, स्प्रिंग ज्यादा कंप्रेस होगी, तब जाके वो फोर्स क्रिएट करेगी, तो कहीं आगे जाके रोकेगा। स्थिति यही है यहाँ, चूंकि रोटेशन का मामला है ना, तो रोटेशन में वो सीधी स्प्रिंग नहीं लगती है, ये रोटेशन वाली स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग लगा दिया। तो इसमें क्या होगा कि जब ये घूमेगा तो स्प्रिंग टॉट होगी, तो अपनी स्ट्रेंथ देगी उससे, इसको इसके टॉर्क को बैलेंस करेगी। तो होता क्या है, दो प्रकार का टॉर्क आ जाता है, एक करंट के कारण जो टॉर्क क्रिएट हुआ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वाला टॉर्क था, उसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं, डिफ्लेक्ट करने वाला, जो पॉइंटर को यहाँ पे चलाएगा, ऐसे है ना, ये पॉइंटर को चलाएगा यहाँ पे। और ये जो टॉर्क क्रिएट करेगा, ये उल्टा टॉर्क, इसे रीस्टोरिंग टॉर्क या रोकने वाला टॉर्क बोलेंगे। तो वो जाके कहीं पे ये टॉर्क होती जाएगी स्पिनिंग, इसे रोक देगा, और जहां रुकेगा वहीं पे निशान बना लिया। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि 1 एम्पियर की करंट अगर आप पास करवाओगे और फिर 2 एम्पियर की, तो वो डबल स्ट्रेंथ क्रिएट करेगा ना, तो टॉर्क अगर बढ़ गया 2 एम्पियर पे, तो स्प्रिंग भी तो ज्यादा टॉर्क होगी ना, तो वो बाद में जाके उसे रोकेगी। तो वही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके पॉइंटर रुकेगा और स्प्रिंग रोकेगी उसे, इसीलिए इस स्प्रिंग का महत्व है, ये लगाया जाता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब चलिए ये इंतजाम हो गया उसे रोकने का, क्योंकि इसी से हम लोग इसका मैथमेटिकल पार्ट पे काम करेंगे। ठीक, दूसरी बात जो मैं बता रहा था आपको वो ये था कैलिब्रेशन का। अब कैलिब्रेशन वाली बात है, वो यूनिफॉर्मिटी कैलिब्रेशन में कैसे होगी? देखो, करंट को किससे रिलेट कर रहे हैं बताओ? करंट को बेसिकली देखा जाए तो इनपुट करंट है, और आउटपुट जो हमें दिख रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है।
रोटेशन क्रिएट करना। टॉर्क से क्या होता है? रोटेशन, और रोटेशन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखेगा। तो आई और थीटा में संबंध। अब आप ये सोचो कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि 1 एम्पियर की करंट से कुछ एंगल आया, सपोज एक एंगल मान लेते हैं, सपोज 30 डिग्री डिस्प्लेस हुआ ये, ठीक है मान लें। तो यार 2 एम्पियर पे कितना डिस्प्लेस होना चाहिए? 60। 3 एम्पियर पे 90। क्या हो रहा है? जिस रेशियो में करंट बढ़ रही है उसी रेशियो में डिस्प्लेसमेंट, जैसे थीटा हुआ 1 एम्पियर पे, तो 2 एम्पियर पे 2 थीटा, 3 एम्पियर पे 3 थीटा, है ना? तो ये कब होगा? जब करंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। अभी मैथमेटिकली हम इस बात को साबित कर देंगे, तो आई और थीटा प्रोपोर्शनलिटी में। अगर मान लें किसी इंस्ट्रूमेंट में आई और थीटा प्रोपोर्शनलिटी में ना होते, जैसे मान लें आई थीटा स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में हो जाए, सपोज थीटा स्क्वायर के, है ना? तो ये बताओ यूनिफॉर्मिटी होगी क्या? डिस्प्लेसमेंट में नहीं होगा। क्यों? 1 एम्पियर से 2 एम्पियर आप डबल करोगे तो एंगल कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। 3 एम्पियर करोगे, तिगना करोगे वो 9 टाइम्स। तो कहाँ कैलिब्रेशन यूनिफॉर्म रहेगा? दूरी बढ़ती चली जाएगी। ऐसी हो सकता है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बने जिसमें वो थीटा इनवर्स में चला जाए करंट के, तो डिस्टेंस घटती चली जाएगी। ये नॉन यूनिफॉर्मिटी होती है। अभी टेंजेंट कैलोमीटर जानते हैं? टेंजेंट क्यों नाम है उसका? उसमें क्या होता है कि जो करंट है वो थीटा नहीं, टेन थीटा, थीटा के टेंजेंट पे वो डिपेंडेंट था। तो उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जाती थी, इसीलिए हटा दिया गया आपके सिलेबस है यूनिफॉर्म वाला केस। लेकिन आएगा, अभी जानते हैं, एक एक हम लोग पढ़ेंगे। अभी अभी तो इसमें पढ़ रहे हैं एसी में, हॉट वायर मीटर। उसमें कैलिब्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसमें संबंध जो होता है ना, वो स्क्वायर में चलता है, थीटा और आई का। बल्कि उसमें ये होता है थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, या आई इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट थीटा। उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी हो जाती है। ये है, अब समझ में आया यूनिफॉर्मिटी का मतलब। अब यहाँ पे अभी मैं साबित कर दूंगा कि आई और थीटा प्रोपोर्शनलिटी में। ये सब पूछा जाता है, जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ आपसे। अनर्गल बातें नहीं बोलता हूँ, अन्यथा अनर्गल हिंदी बोल रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध, फालतू। ये सारी बातें यूजफुल है, ये सब पूछी जाती हैं। ठीक है, सुनिए, ये सब बातें लिखने वाली थोड़ी होती है, दिमाग में बैठा लीजिए, कौन सी बड़ी बात। बाकी स्पष्ट हो जाएगी। ठीक, अभी रेडियल फील्ड क्यों होता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। एक रेडियल फील्ड क्यों होता है, लेकिन जरा आप ये जानना शुरू कर दीजिए, इसमें खुद पढ़िए जरा सा इसमें। हम्म, ये एक फॉर्म और दिखाया जा रहा है, कोई बात नहीं। ये पढ़िए जरा सा यहाँ पे कि कौन सी बातें हैं जो मैंने अभी नहीं बताई आपको, तो उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। जरा पढ़ के बताइए इसमें। अरे दोनों ही नहीं बताई हैं। अभी बहुत फालतू बातें करता रहा हूं। ये कहाँ बताया सेंसिटिविटी की बात? कहाँ बताया? नहीं बताया। वो ईमानदारी बात, मुझसे ज्यादा ईमानदार कोई मिले बता रहा हूं। ये फैक्ट है। अरे बता दिया, चलो चलो रट लो, नहीं बताया तो रट लो, जाओ भाग जाओ। और ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट बोला था, लेकिन क्यों था वो नहीं बताया अभी आपको हमने। अब देखो, ये सब बातें अभी मैं बता देता हूँ, आप पढ़ लो। ये सेंसिटिव डिवाइस होता है, एक चीज बोला गया। हाँ, एक चीज बताइए इसमें कि ये, हाँ एक चीज बताइए, ये ईमानदारी की बात है, तुम लोग ज्यादा ईमानदार। ठीक है, करंट से डिफ्लेक्शन होता है। ठीक, इतना बताया। बाकी ये बातें में थोड़ा सा बताया मैंने, सिलिंड्रिकल मैग्नेट होता है, लेकिन क्यों होता है ये रीजन अभी बताएंगे हम आपको। जरा और आगे बढ़ते हैं, ये दोनों दिमाग में रखिएगा। ड्यू रहा। ठीक है, चलिए ये पढ़िए जरा सा, इसमें कुछ बताया कि नहीं हमने? आज ना ब्रेक का मुझे याद है ना आपको याद है, मालूम? याद है तुम लोगों को? मुझे तो भूल गया।
बता दिया ना, पूरा बता दिया ना ये, हाँ ये बता दिया पूरा। गुड, इसका मतलब आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। ये जरा सी बात बता दूं तो वो सारी बातें एक्सप्लेन हो जाएंगी, फिर हम लोग ब्रेक भी लेते हैं। तो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग इज इक्वल टू टॉर्क रीस्टोरिंग। देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी लिख रहा हूँ और रीस्टोरिंग टॉर्क भी लिख रहा हूँ। ये बताओ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये कैसे लिख दिया हमने, एम बी डॉट। टॉर्क होता ही है एम क्रॉस बी, तो एम इंटू बी। इसमें एक बात आ रही है, एम बी लिख दिया लेकिन साइन थीटा भी तो आना चाहिए ना। हाँ, तो उसमें साइन थीटा आया होगा लेकिन साइन 90 ले लिया गया होगा, तब आया। अब साइन 90 क्यों ले लिया ये मैं अभी बताता हूँ आपको। देखिए रीजन, अब आपको पता चलेगा ये रेडियल फील्ड क्यों होती है। इसमें क्या हुआ कि देखो, अच्छा एक चीज और बता दो यहाँ पे, ये रीस्टोरिंग टॉर्क कहाँ से आया, तब बिल्कुल एक्सप्लेन हो जाएगी बातें। ये स्प्रिंग का टॉर्क है, ये स्प्रिंग वाला टॉर्क है ऐसे। अब वो जो टॉर्क है उसमें ये सी इंटू थीटा ये कहाँ से लिया गया है। टॉर्सनल कांस्टेंट आपको याद आ रहा है, वो इलास्टिसिटी में ट्विस्टिंग वाला केस है ना। तो हाँ, सिलिंड्रिकल, वो सिलिंड्रिकल बॉडी थी तो उसको जब ट्विस्ट करते थे है ना, तो थीटा और टॉर्क में आपस में डिपेंडेंसी होती थी। तो उसे ट्विस्ट किया तो वो लौट के आएगा अपनी इलास्टिसिटी के कारण। तो स्प्रिंग असल में जब भी रोटेशनल टॉर्क लगता है, मतलब टॉर्क लगा रोटेशनल मोशन की बात आएगी, तो उसमें संबंध टॉर्क में इसी थीटा से ऐसे ही होता है। और उस बॉडी का जो रोटेशन में गई है या ट्विस्ट में गई है उसका अपना स्ट्रेंथ होता है ना। ये प्रॉपर्टी किसकी थी, उस बॉडी की, उसके मटेरियल की, उसके शेप की। इसमें इस समय स्प्रिंग है ये, स्प्रिंग का अपना टॉर्सनल कांस्टेंट होता है, इसी से उसकी स्ट्रेंथ नापी जाती है, उसकी पावर नापी जाती है। ये जितना कम होगा उतना ही वीक स्प्रिंग होगी, और जितना ये ज्यादा होगा उतनी स्ट्रांग। तो उसमें ये होता है कि ये सी को थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ गया। अच्छा आप देखो, आई को थीटा से रिलेट करना है तो यहाँ पे अभी सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। तो एम जो हो जाएगा वो आई इंटू ए, और एन है नंबर ऑफ टर्न्स, वो वाइंडिंग जो है उसमें टर्न्स दिख रहे हैं ना, तो ये हो गया। अब यहाँ देखो आई का रिलेशन आ गया एक, ये। अब ये जो आई का रिलेशन है ये स्पष्ट है, आई और थीटा में प्रोपोर्शनलिटी हो गई है, आई और थीटा में। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये तो कांस्टेंट है, इसे गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक। ये सब कुछ गैल्वेनोमीटर की प्रॉपर्टी है। अब इसमें देखो गैल्वेनोमीटर में स्प्रिंग है उसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट लगाए गए हैं उसकी प्रॉपर्टी हो गई, वो फिक्स हो गया। एरिया किसका है, वो जो वाइंडिंग है उसी का एरिया, उसी के नंबर ऑफ टर्न्स है, तो ये तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर तैयार हुआ ये फिक्स हो गया। बदल क्या रहा है, थीटा, किसके जरिए, आई। तो आई और थीटा में प्रोपोर्शनलिटी होने से भैया यहीं पे कहा जाएगा कि कैलिब्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है इसका, ठीक है। अब आती है बात कि क्यों ये थीटा से प्रोपोर्शनलिटी क्रिएट कैसे की गई। अब ध्यान दो, यहां अगर साइन थीटा भी आ जाता तो यहां डिवाइड होता, कहाँ रहती प्रोपोर्शनलिटी, डायरेक्ट। तो थीटा अपॉन साइन थीटा आता, कैलिब्रेशन नॉन यूनिफॉर्म बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, अजीब सा एक्सप्रेशन होता, तो उसका कैलिब्रेशन बड़ा मुश्किल हो जाता रीड करना। तो साइन थीटा को अवॉइड कैसे किया, अवॉइड नहीं किया गया, उसी को उसी को देखते हुए यहाँ पे फील्ड को रेडियल बनाया गया। रेडियल फील्ड से ये होता है, आप सोचो कि जो एंगल आप डिफाइन कर रहे हो एरिया का, है ना, जैसे एंगल आप डिफाइन कर रहे हैं, लूप बनाते हैं उसका एंगल आप डिफाइन कर रहे हो, तो उसमें ये होगा कि अगर आप यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते, देखिए अगर जैसे मान लें जैसे ये यूनिफॉर्म फील्ड ले लेते हैं। अब यूनिफॉर्म फील्ड जानते कैसे होता, जैसे मैग्नेट का जो फेस है वो प्लेन होता ऐसे, ये देखिए। और इसमें अगर आप एक कॉइल को रखते हैं, ये देखिए, तो कॉइल ऐसे रखी है, अभी घूम रही है, तो आप देखो उसमें एंगल जो डिफाइन करेंगे एरिया वेक्टर का, वो किससे होता है, फील्ड से ना, बदल नहीं जाएगा, बदलता नहीं जाएगा एंगल। और एंगल बदलता जाएगा तो फिर साइन थीटा आप अवॉइड नहीं कर सकते, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। फिर ओरिएंटेशन के हिसाब से वो भी आता तो दिक्कत होती। तो उसमें क्या किया कि अरे भाई रेडियल फील्ड बना लो। अगर ये रेडियल फील्ड हो जाएगी तो उसमें रेडियल फील्ड में ये खास बात होगी कि आप इसे किसी भी ओरिएंटेशन में रखें एंगल समान मिलेगा। और उसके अगर कंपोनेंट्स आप लेंगे
तो दो कंपोनेंट, अगर तिरछी फील्ड आती है तो दो कंपोनेंट आप लेंगे, वो हमेशा हर बार फ्लक्स जो पास होगा उसके थ्रू, वो उसमें हमेशा यूनिफॉर्मिटी रहेगी किसी भी ओरिएंटेशन में, अगर ये रेडियल फील्ड होगा तो। अब देखो रेडियल है तो आप घुमाओ कहीं भी सेम एंगल, तो उससे क्या होता है कि आप उसे कंपोनेंट में थीटा को फिक्स आप 90 कर सकते हैं। एक कंपोनेंट जो है इसके प्लेन के अलॉन्ग हो जाएगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, और वो एंगल हमेशा कंपोनेंट का फिक्स रहेगा। तो वही बात आ जाती है यहाँ पे कि साइन 90 हो गया, फिक्स हो गया, वो बदला ही नहीं। रेडियल फील्ड, इसलिए रेडियल फील्ड लगाते हैं, इसीलिए ये सिलिंड्रिकल मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये यूनिफॉर्मिटी बनाई जा सके। ये रीजन है इसका, तो इसीलिए शुरू में लिख दिया गया। ठीक है, चलिए।